नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने पहला पार्ट अपलोड किया था, हमारी जो सीरीज चल रही है द पैटर्न इन नक्सल फंडिंग के ऊपर, जो नक्सलवादियों को पैसा जाता है वो कहाँ से जाता है, किस तरीके से जाता है, उसकी हम सीरीज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की। तो उसका जो पहला पार्ट अपलोड किया था तो मैंने एक दिन में आपने बहुत उससे ज़्यादा व्यूज़ उस पर दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा एक आपसे ये अनुरोध है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और वीडियो जो है पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको जो जानकारी इतनी मेहनत करके हमने जुटाई है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर आप वीडियो देखते हैं एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। तो पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि कौन से सोर्सेज से नक्सली को पैसा आता है, माओवादियों को पैसा आता है। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो मैंने ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो डाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। और वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखिएगा। अब इसमें हम प्रॉपर सोर्सेज की बात करेंगे आगे वाले पार्ट्स में। इसमें हम बात करेंगे कॉर्पोरेट लिंकेज इन नक्सल फंडिंग के, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है या मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है जो रेड कॉरिडोर में या उसके आसपास होती है, वो किस तरीके से नक्सलवादियों को या माओवादियों को पैसा देती है या उनको पैसा पहुंचाती है। मजबूरी से हो या किसी और कारण से हो, उन कंपनियों से उन नक्सलवादियों को पैसा जाता है। तो हम बात करते हैं क्यों जाता है और किस तरीके से जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यूज विद वेदांत। तो मेरे पास अभी यही रिपोर्ट है जो पिछले पार्ट में थी मेरे पास, उसमें ही मैं कॉर्पोरेट वाला जो पार्ट है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसका मैंने पूरा क्रॉस चेक वगैरह किया हुआ है। तो बात करते हैं उदय पत्रिका के अनुसार, उसमें यह कहा गया है कि जो नक्सलवादी है उनका जो रेड कॉरिडोर में कंपनियां है उनके साथ नेक्सस है, उनके साथ उनका जो गठजोड़ है वो बना हुआ है। लेकिन हालांकि नक्सलवादी इसका विरोध करते हैं, इसका खंडन करते हैं, लेकिन इसका है। जो अरेस्टेड नक्सलवादी है गणपति, मैंने जो बताया था मुप्पाला लक्ष्मण राव, जिसको गणपति के नाम से वो ऑपरेट करता था, उसने अपने स्टेटमेंट में ये बोला है, आवर पार्टी कलेक्ट्स रैशनल लीवे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स हु टेक अप वेरियस वर्क्स इन आवर एरियाज। A considerable part of these funds is spent for welfare of the people through people's power organs. As for mining organizations, our people are fighting for their best not to allow them into our strong areas. Our party is leading these struggles, so the issue of collecting funds from them does not arise. मतलब इसने साफ साफ ये कहा है कि हम उन कंपनियों से सालाना या महीने का पैसा उन कंपनियों से लेते हैं, क्योंकि और उन पैसों का इस्तेमाल हम अपने जो लोग हैं, अपने जो साथी हैं, उनके वेलफेयर के लिए करते हैं। इनके साथी मतलब यही जो जिसे उनकी भाषा में सशस्त्र दलम बोला जाता है, उसका सारा खर्चा उठाना और शस्त्रों का खर्चा उठाना, यही सब इनका वेलफेयर मतलब यही है। ये बात करते हैं आदिवासियों के हक की, लेकिन इनका और आदिवासियों के हक का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से साफ साफ ये सामने आ जाता है कि किस तरीके से नक्सलवादी कंपनियों से पैसा लेते हैं। और इसने ये भी कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, माइनिंग कंपनियां हैं, जो खदानें करती है और जो ज़मीन के अंदर से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका वो निकालती है, उनको हम हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में नहीं आने देते। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में आएंगे तो उनकी वजह से उनकी सिक्योरिटी आएगी, तो फिर बाद में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो जो वहाँ के आदिवासी है उनका बाहर की दुनिया से जो संबंध है वो आएगा। इन नक्सलवादियों का एक बहुत बड़ा नेक्सस जो काम करता है वो इसीलिए काम करता है कि जो आदिवासी है उनका बाहर की दुनिया से संपर्क जो है वो बिल्कुल ना आए, इसीलिए काम करते हैं। लेकिन अगर ये कंपनियां उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज में, उनके सेंटर पॉइंट में, जो एरिया में वो ज़्यादा बसे हुए हैं, अगर उसमें आती है तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो आदिवासियों को रोक पाए बाहर जाने से, तो इसलिए वो नहीं आने देते। अब जो रेड कॉरिडोर बना हुआ है, उस रेड कॉरिडोर में उस राज्य सरकार की तरफ से, जिस राज्य से भी वो गुजरता है, उस राज्य सरकार की तरफ से किस तरह से ज़मीनें बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप
अगर आपको पता होगा, आपने सुना होगा इंडियाज़ बिगेस्ट लैंड ग्रैब जो कहा जाता है, उड़ीसा सरकार ने जो वेदांता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसको 6,000 एकड़ की लैंड देने के लिए जो उनके रूल्स है वो वायलेट किए थे। उनके जो नॉर्म्स बनाए हुए राज्य सरकार ने वो खुद ने वायलेट कर दिए थे। भारत के जो रेड कॉरिडोर है उसमें उस एरिया में जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारे भारत में, जितने भी एटॉमिक, उनके रिसर्च के अनुसार उस एरिया में 1.82 मिलियन टन्स ऑफ थोरियम है जो प्रॉपर एटॉमिक एनर्जी निर्माण करने के लिए काम में आता है। वो थोरियम उस एरिया में पाया जाता है। तो उस एरिया में वेदांता इंडस्ट्रीज जैसे प्राइवेट कंपनियां हो या एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं, उसके बाद में द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को हो, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को हो, या फिर जिंदल स्टील, या फिर जो सीमेंट की कंपनियां हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे उस एरिया में काम करती है। उनको उस एरिया में, क्योंकि वो एरिया बहुत ही मिनरल रिच है, रिसोर्सेस रिच एरिया है, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वहाँ पर जाती है और यही कंपनियां बाद में जो नक्सलवादी है उनका मेन फंडिंग सोर्स बनती है। अब एक कारण ये भी हो सकता है कि जो कंपनियां हैं वो नक्सलियों को पैसा देती है, क्योंकि कई बार नक्सली जो होते हैं उन कंपनियों के ऑफिसर्स को या उन कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉय की गाड़ियाँ या उन ऑफिसर्स की गाड़ियाँ जो है वो किडनैप कर लेते हैं और इसके बदले वो उन कंपनियों से या उन कंपनियों के मैनेजमेंट से पैसा मांगते हैं। उनका जो नेक्सस है वो बना हुआ है कि कौन किडनैप करेगा, किडनैप करने वाले अलग लोग होते हैं और जो कंपनियों से निगोशिएट करते हैं, जाकर पैसा मांगते हैं कि आप इतने पैसे दो, हम आपके जो कंपनियों के एम्प्लॉयज़ हैं उनको छोड़ देंगे, वो करने वाला ग्रुप जो है वो अलग होता है। वो वेल एजुकेटेड प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप होता है जिसे हम व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो वही होता है। मतलब कंपनियों को जो है एक तरफ गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की जो लैंड है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उस पर जाकर अपनी इंडस्ट्री डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको उससे भी ज़्यादा पैसा नक्सलवादियों को देना पड़ता है क्योंकि वो उन्हें वहाँ पर काम करने दे। हालांकि कंपनियां नक्सलवादियों को पैसा देती है, फिर भी नक्सली अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो वो किस तरह से कंपनियों को ब्लैकमेल करके कंपनियों की कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाकर कंपनियों से पैसा हेड़ते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार जो माओवादियों को जो इन कंपनियों से एक्सटॉर्शन करके जो पैसा जाता है उसका वर्थ 2500 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। होम सेक्रेटरी जो थे ये मिस्टर जी के पिल्लई, उन्होंने कहा है कि जो नक्सल फंड है वो जा सकता है अराउंड 1400 करोड़ रुपये, मतलब 1400 करोड़ रुपए उनका जो फंड है वो एक्सटॉर्शन करके वो जा सकता है। जो मिहिर बेसरा, द सेंट्रल कमेटी मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट अरेस्टेड इन 2007, जो मिहिर बेसरा नाम का जो एक नक्सलवादी है जिसको अरेस्ट किया गया था 2007 में, उसने कहा है कि नक्सलियों ने एक्सटॉर्शन करके पूरे रेड कॉरिडोर में एक्सटॉर्शन करके 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा 2007 में लिया है और 1125 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा 2008 में लिया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये कॉरपोरेट कंपनियां और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नक्सलियों का एक मेन और प्रायोरिटी फंडिंग सोर्स माना जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उसमें लिखा गया है अराउंड 1000 crore was from Jharkhand while West Bengal and Chhattisgarh contributed their shares of rupees 500 crore each. The funds of Bihar and Andhra Pradesh state committees were 200 crore, rupees 100 crore respectively. The Chhattisgarh Chief Minister Mr. Raman Singh has agreed that the funding from Maoists from Chhattisgarh alone would touch a minimum of 150 crore. मतलब 150 करोड़ रुपए सिर्फ छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री ने खुद एक्सेप्ट किया है। मतलब सोच सकते हैं कि किस तरीके से माओइस्ट की जो फंडिंग है वो प्रॉपर उनका प्रायर सोर्स जो है कंपनियां और जो प्राइवेट सेक्टर है उसे एक्सटॉर्ट करके माना जा सकता है। जो अरेस्टेड नक्सलवादी है माओइस्ट लीडर गणपति, उसके अनुसार वो नक्सलवादी जो है वो कंपनियों से पैसा कलेक्ट करते हैं चंदे के रूप में। वो कहता है कि हम जैसे इतर लोगों से या दूसरे लोगों से पैसा लेते हैं उस तरीके से हम उन कंपनियों से भी पैसा लेते हैं, लेकिन इनके चंदे का स्वरूप क्या होता है, 8 या 10 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए तक प्रति महीना उनका चंदा जाता है।
जो माओइस्ट लीडर उस 2009 में जिसे अरेस्ट किया गया, NR शर्मा उसका नाम, उसने ये कहा है कि हमारे जो मेन फंडिंग सोर्स है उसमें कंपनियां आती है, उन कंपनियों में प्रॉपर जो प्रायर होते हैं वो माइनिंग की कंपनियां होती है, फिर केमिकल फैक्ट्रीज या फिर मेटल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जो मेटल्स की कंपनियां होती है, वो कंपनियां हमारा मेन फंडिंग सोर्स होती है। उनके पास दो ही चांस होते हैं, या तो उन्हें हमारी मांगे माननी पड़ती है या फिर उन्हें अपना बिजनेस वहाँ से क्लोज करके वहाँ से जाना पड़ता है। उनके पास दो ही ऑप्शन करते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो किस तरीके से कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सताया जाता है, वो हम उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन जैसा कि उसने बताया, कंपनियों के पास दो विकल्प होते हैं और कंपनियों का भी ये कहना है कि अगर हम गवर्नमेंट के पास कंप्लेन करें, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं देती, तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि क्योंकि नक्सलवादियों को जो है फ्री हैंड मिल जाता है अपना फंड्स एक्सटॉर्ट करने के लिए, और उनका एक्सटॉर्शन जो है वो ओपन चलता है और सारी कंपनियों को वो पता है। महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर थे RR पाटिल, जो अब नहीं रहे, उन्होंने विधानसभा में अपने स्पीच में ये कहा था, दोज इन्वॉल्व इन माइनिंग बिजनेस आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल मसल टू द नक्सल मूवमेंट एंड इट्स बीइंग बैक्ड बाय बिग शॉट्स लिविंग इन मेट्रो सिटीज़। मतलब उनका स्पष्ट रूप से ये संदेश था कि जो बड़े आदमी, नक्सलवादियों के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो लीडर्स है वो बड़े शहरों में आकर अपना काम करते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, वही बड़े शहरों में आकर वो दूसरे उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं। RR पाटिल जी ने आगे ये भी सजेशन दिया है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उनको इंक्वायरी करनी चाहिए और जो जो कंपनियां इन नक्सलवादियों को पैसा दे रही है और ज़्यादा पैसा दे रही है उनके ऊपर कार्रवाई करी जानी चाहिए। और अब हम बात करते हैं, अगर उन कंपनियों ने नक्सलवादियों की मांगे नहीं मानी और नक्सलवादियों को फंड्स नहीं दिए तो किस तरीके से नक्सलवादी कंपनी के खिलाफ रिएक्ट करते हैं या उन कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ रिएक्ट करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द माओविस्ट ब्लू ऑफ गेस्ट हाउस ऑफ माइनिंग कारपोरेशन इन हिसार इन मलंगिरी फॉर सम रीजन। जो गेस्ट हाउस जला दिया गया। 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ अभिजीत पावर जनरेशन कंपनी इन झारखंड वेर किल्ड बाय नक्सलाइट्स फॉर रिफ्यूजिंग टू पे द माओविस्ट। मतलब उसने पैसा नहीं दिया तो 4 गार्ड्स जो थे उनको मार दिया गया। जो झारखंड की जो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियां हैं उसमें रंगता माइन, उषा मार्टिन, टोरियन आयरन एंड स्टील, इस तरह की जो कंपनियां हैं, तो एक रिपोर्ट के अनुसार वो कंपनियां 25 लाख प्रति महीना नक्सलियों को देती है क्योंकि वो वहाँ पे अपना बिजनेस चलाना चाहती है। जो बिरला बॉक्साइट कंपनी है झारखंड में ही, वो नक्सलियों को 80 लाख रुपए उसने दिए थे और बाद में जो लातेहार वेस्ट टेरटिया माइंस हैज पेड नक्सलाइट्स ₹2 lakhs पर मंथ इन 2007-2008 एंड मेनी मोर। मतलब किस तरीके से नक्सलवादी उनको कंपनियों को परेशान करते हैं और कंपनियों से पैसे हेड़ते हैं, इसमें लिखा गया है। जो एक माइनिंग कंपनी है हिंडाल्को के एम्प्लॉयज़ को 30 एम्प्लॉयज़ को नक्सलवादियों ने उठा लिया था और उसके बदले बड़ी रकम कंपनी को नक्सलवादियों को देनी पड़ी थी अपने एम्प्लॉयज़ को छुड़ाने के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, a report on situation in Bengal says that the insurgents collect ₹8 lakh to ₹10 lakh per month from stone crushing units, sponge iron factories, contractors, businessmen and even school teachers in a state, especially in जंगल महल जो रीजन है, उस रीजन के स्कूल टीचर्स से भी, जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स बाहर से आते हैं, उनसे भी पैसा लिया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये थोड़े पुराने हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में काम कर रहा है, हमारे हज़ारों जवानों ने उस एरिया में अपनी जानें दी है, लाखों आदिवासियों को उन नक्सलवादियों ने मारा है, लेकिन फिर भी इनका जो काम है वो 1962 से अब तक चलता आ रहा है और रुका नहीं है। मतलब सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये जंगल में रहकर अपना जो एक गृह युद्ध की परिस्थिति भारत में निर्माण कर रहे हैं। और उनका जो फंडिंग सोर्स है वो भारत में ही जो कंपनियां, जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उन नक्सलवादियों की वजह से जो धोखा है उसको इग्नोर करके वो उनको पैसा दे रहे हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी जो कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं और बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो किस तरीके से नक्सलवादियों को फंड्स देते हैं, या फिर मजबूर में हो या फिर अपना धंधा चलाने के लिए हो, वो फंड्स नक्सलवादियों को देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपके आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, और ऊपर आई कार्ड में भी वो डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।